रोटी और संसद कविता का आशय। धूम साहित्यिक परिचय। जन सरोवर के कुशल चित्रकार जंकवी सुधामा प्रसाद पांडेय 1936-1950 ने हिंदी साहित्य जगत में केवल 3 काव्य संग्रह के माध्यम से एक क्रांतिकारी जनकवि के रूप में पहचान बनाई। 1. संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1977, 3. सुदामा पांडेय का प्रज्ञातंत्र। इनमें से प्रथम काव्य संग्रह का प्रकाशन उनके शुभकर कमलों से हुआ, शेष मरणोपरांत प्रकाशित हुए। उनका यही काव्य संसार है। उन्होंने बाल्य अवस्था से ही संघर्षमय जीवन व्यतीत किया। आर्थिक संघर्ष से जूझते हुए श्रमिकों के जीवन को अनुभव ही नहीं किया तो लोहा ढोने का काम भी किया। जीवन में घटित मिल मालिक के इसी प्रसंग से उन्होंने पूंजीपतियों का श्रमिकों के प्रति वर्तन एवं दृष्टिकोण का अनुभव किया। अतः उनके कविता का विचार बिंदु भी संघर्ष, आक्रोश, श्रमिकों के प्रति आशावादी वृत्ति और पूंजीपतियों, कारखानदारों, राजनीतियों के प्रति घृणा हो रही है। इसलिए पाठकों और विद्वानों, आलोचकों ने उन्हें जनकवि, जनवादी कवि कहा है। इसी प्रकार की पार्श्वभूमि को या केंद्रीय भावधारा को प्रस्तुत कर रहा उनका संसद से सड़क तक काव्य संग्रह है। रोटी और संसद कविता इसी का लघु अंश है। धूम ने स्वयं को क्रांतिकारी कवि नहीं स्वीकारा है, तो जनसामान्यों, दीन दलितों, मजदूरों की पीड़ा को काव्य द्वारा अभिव्यक्ति की है। प्रस्तुत कविता में रोटी गरीब मेहनतकश वर्ग का और संसद भारत देश की धड़कन को छायांकित करने वाला प्रतीक है। रोटी और संसद आशय। डॉक्टर कुसुम राय के शब्दों में प्रस्तुत धूमिल की कविता अपने निर्भय परिवेश की आलोचनात्मक पहचान है। तथाकथित सुराजियों के असली भयावह चेहरों से हमारा साक्षात्कार कराती है। संसद भवन प्रवंचना भवन बनाता जा रहा है क्योंकि रोटी से खेलने वाले बिचौलिए संसद भवन में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर विराजमान है। समाज की आर्थिक विषमता पर तीक्ष्ण कठोर आघात है। स्वाधीनता से पहले भारतवासियों ने अनेकानेक सपनों को संजोया, किंतु स्वातंत्र्य पश्चात वह स्वप्न मिट्टी में मिल गए या प्रवाह प्रतीत हो गए। जिनमें वर्गविहित समाज की कल्पना, जीवन आवश्यक जरूरतें भी पूर्ण होगी, यह भी थे। समाज में ना कोई शोषक ना शोषित होगा, अर्थात आदर्श समाज की कल्पना धूमिल ने की थी। लेकिन भ्रष्ट शासन तंत्र और व्यवस्था से सब कुछ बदल गया। ऐसी वर्ग व्यवस्था अनेक शताब्दी पूर्व भी थी, लेकिन उसका स्वरूप तंत्र भिन्न था। कवि धूमिल इस शोषण व्यवस्था के युवा अवस्था में शिकार हुए थे। इस व्यवस्था के जिम्मेदार पूंजीपतियों एवं राजनीतियों को मानते हैं। प्रस्तुत कविता में एक आदमी रोटी बेलता है से तात्पर्य है कि देश का वह तबका या वर्ग जो मेहनत श्रम करके जिंदगी व्यतीत करता है, जो स्लम्सतियों में, झुग्गी झोपड़ियों, खेत खलियानों, छोटे कुनबे में, बाड़ों में, खंडहरों में, वांछित स्थानों पर, दूर तथा अछूत बेड़ों में स्थानों पर भी है। आज मौकापरस्त जीवन शैली और भयावह स्थिति में सामान्य इंसान को रोजमर्रा की जरूरत भी मयस्क नहीं हो पा रही है, तो नेता राजनेता इनके रोटी पर झपट रहे हैं, रोटी पर राजनीति कर रहे हैं। आदमी रोटी खाता है से धूमिल का अभिप्राय हो सकता है देश का सबसे बड़ा तबका या वर्ग मध्य वर्ग है, जो निरंतर सुख सुविधाओं के पीछे दौड़कर आपाधा की जिंदगी जी रहा है, किंतु वो ऐशो आराम की जिंदगी के सपने सजोए हुए हैं। उच्च वर्ग के समान रहना चाहता है। इसी वर्ग में एक आदमी कमाता है तो अन्य बेरोजगार बैठकर की जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें बहुतांश बुद्धिजीवी वर्ग भी है। वह आर्थिक समस्याओं के अभाव में पारिवारिक समस्याएं पूर्ण नहीं कर पाता है, लेकिन स्वप्नवत जीवन जीना चाहता है। उच्चवर्गीय पूंजीपति राजनेता या तत्सम वर्ग के समान ऐशोआराम से जीवन जीने की कल्पना करता है, लेकिन जी नहीं पाता है। जीवन में ऐशोआराम की जीवन यापन की कोशिश करते समय आदर्श जीवन की परंपरा मूल्यों को कभी कभी पैरों तले रौंदता है।
देश की तस्वीर बदलने के सपने स्वाधीनता के बाद नेता राजनेताओं ने देखे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। सत्ता की कुर्सी मिलते ही आदर्श मूल्यों को नकारते हुए केवल स्वार्थ, शोषण, पूंजी, धन, सत्ता के पीछे यह तीसरा आदमी दौड़ता है। पूंजीवादी राजनेता, कारखानदार जो कभी श्रम नहीं करते, श्रमिकों, गरीब, दिन शोषितों का सभी प्रकार का शोषण करके पूंजी कमाने में विश्वास, यही तीसरा वर्ग रखता है, जिसके लिए वह अन्य वर्गों के शोषण हेतु साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग भी करता है। इस प्रकार के शोषण एवं वर्ग भेद से धूमिल नौकरी करते समय त्रस्त थे। ऐसे वर्ग के संदर्भों में कवि कहते हैं कि यह वर्ग जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। ऐसे तीसरे वर्ग या आदमी की असलियत, सत्यता देश के सभी को पता है, लेकिन कोई किसी के विरुद्ध या खिलाफ कुछ नहीं कहता है। इस स्थिति को संभवत कवि कहते हैं, वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। निष्कर्ष, उपरोक्त रोटी और संसद संबंधी विचार आशय या भाव विश्लेषण से विवेचित होता है कि कवि सुदाम पांडे धूमिल ने स्वाधीनता के पश्चात की असमान व्यवस्था की सत्यता को पाठकों से हूबहू रूबरू करने का कार्य प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है, पाठकों को चिंतन के लिए मजबूर किया है। तो शोषित भ्रष्ट राजनीति के प्रति अंगुली निर्देश करते हुए मजदूर, मनन, श्रमिक वर्ग के निम्न वर्ग प्रति सहानुभूति निरूपित की है। कविता की भाषा शैली जनता की भाषा है, जो पीड़ितों, दीनहीनों के दुख दर्द का प्रामाणिक वास्तववादी चित्रण करता है। शब्दों को खोलकर उनमें दुखियों मजदूरों का जीवन के खालने की कला धूमिल की कविता शिल्प में है, जो मनुष्य में अन्याय के विरोध में चेतना जगाती है और स्थिति में बदलाव का संकेतित करने की क्षमता रखती है। प्रश्न 1। रोटी और संसद कविता में शोषक और शोषितों का वर्णन है, स्पष्ट कीजिए। 2। रोटी और संसद कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 3। रोटी और संसद कविता में धूमिल के क्रांतिकारी विचारों को स्पष्ट कीजिए।